हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनी एंड बैंकिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद द हेल्प ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मनी एंड बैंकिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आज हमारे पास थर्ड पार्ट है, जिसमें हम सेंट्रल बैंक के रिगार्डिंग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज और असर्टेन बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम सेंट्रल बैंक के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल बैंक एक अपेक्स बॉडी होती है जो कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है। जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, जो कि इंडिया के सभी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, उनके लिए पॉलिसीज, रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है और बताता है कि कैसे आपको वर्क करना है। और अगर कोई कॉमर्शियल बैंक इन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता तो सेंट्रल बैंक के पास इतनी अथॉरिटी है, इतनी पावर है कि वो पेनल्टीज चार्ज कर सकता है। सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी ऑफ बैंकिंग सिस्टम। सेंट्रल बैंक एक हेड इंस्टीट्यूट होता है पूरे बैंकिंग सिस्टम का। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल बैंक। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेंट्रल बैंक जो है वो स्वीडन में 1668 में स्टेब्लिश किया गया था, लेकिन जो फर्स्ट बैंक था पूरे वर्ल्ड का, फर्स्ट सेंट्रल बैंक जो स्वीडन में 1668 में स्टेब्लिश किया गया था, वो एक इफेक्टिव बैंक नहीं था, क्योंकि वो बैंक इस्टेब्लिश तो हुआ था लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं थी, कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाने की अथॉरिटी नहीं थी। इसीलिए हम इसको सेंट्रल बैंक तो कहते हैं, वर्ल्ड का फर्स्ट सेंट्रल बैंक, लेकिन ये इफेक्टिव सेंट्रल बैंक नहीं था। अगर हम बात करें फर्स्ट इफेक्टिव सेंट्रल बैंक, तो वो इंग्लैंड में स्टेब्लिश किया गया था 1694 में। और अगर हम बात करें इंडिया के सेंट्रल बैंक के बारे में, तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में, लेकिन इसका एक्ट कब पास हुआ था? 1934 में। आरबीआई की सारी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि पार्लियामेंट में एक एक्ट के द्वारा पास किया गया था। और वो एक्ट कब प्रिपेयर हुआ था? 1934 में। 1934 में उसका एक्ट बना और 1 अप्रैल 1935 में उसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई। जब ये एस्टेब्लिश हुआ था तब ये एक प्राइवेट ऑनरशिप के अंडर था, यानी इसके मैक्सिमम शेयर्स जो हैं, मैक्सिमम ऑनरशिप जो है वो प्राइवेट के अंडर थी, ये सरकारी बैंक नहीं था। जब ये एस्टेब्लिश किया गया था तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो वेस्ट बंगाल में कोलकाता में था, लेकिन बाद में 1937 में इसको शिफ्ट किया गया और अब ये कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? महाराष्ट्र के बॉम्बे में, जिसको मुंबई पहले कहा जाता था, अब मुंबई कहा जाता है। बॉम्बे एंड मुंबई एक ही बात है। 1934 में एक्ट पास हुआ, 1935 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई एज अ प्राइवेट ऑनरशिप। कहां पर? वेस्ट बंगाल, कोलकाता में। बाद में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया 1937 में महाराष्ट्र के बॉम्बे, नाउ मुंबई में। देन इसके बाद 1949 में इसकी नेशनलाइजेशन की गई। नेशनलाइजेशन मतलब इसको प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट किया गया, यानी अब ये एक पब्लिक ऑनरशिप में आता है। इसके सारे शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर है। चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी हम पता लगाते हैं कि आखिरकार सेंट्रल बैंक्स काम क्या करते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है। फर्स्ट हमारे पास है इशूइंग ऑफ नोट्स, यानी सेंट्रल बैंक जो कि एक हेड इंस्टीट्यूट होता है, उसका सबसे बड़ा और पहला फंक्शन क्या होता है कि वो मार्केट में करेंसी को रेगुलेट करता है, इशू करता है, प्रिंट करता है। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जितनी भी पेपर करेंसी है वो आरबीआई के द्वारा ही इशू की जाती है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इशू किया जाता है, लेकिन 1 रुपये से ऊपर के जितने भी करेंसी नोट्स हैं वो सारे के सारे सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही इशू किए जाते हैं। सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है मार्केट में नोट्स और क्वाइंस को रेगुलेट करने के लिए, इशू करने के लिए। ये फेट मनी होती है जो कि आरबीआई के द्वारा प्रिंट की जाती है। इसमें से मेजरली करेंसी नोट्स जो हैं वो आरबीआई के द्वारा ही इशू किए जाते हैं, लेकिन 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी की जितनी भी करेंसी है वो आरबीआई के द्वारा इशू की जाती है,
क्योंकि 1 रुपये का नोट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इशू किया जाता है। सो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि कॉइन्स जितने भी हैं वो सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं, और जितने भी नोट्स हैं, जितने भी पेपर करेंसी हैं एक्सेप्ट 1 रुपये नोट, वो सारे के सारे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू इशू, रेगुलेट एंड मॉनिटर द करेंसी सप्लाई इन द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में जितनी भी करेंसी सप्लाई की जाएगी उसको इशू करना, प्रिंट करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ये सब आरबीआई के अंडर, सेंट्रल बैंक के अंडर ही आता है। सेकंड हमारे पास है बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे हम आम लोगों के लिए हमारे बैंक कॉमर्शियल बैंक हैं, हम अपना जो भी पैसा डिपॉजिट करवाते हैं वो कॉमर्शियल बैंक में करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई एक कॉमर्शियल बैंक है, आप यहां पर अपना पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो, विड्रॉ करवा सकते हो, लोन ले सकते हो, कोई आपको एडवाइस चाहिए तो आप एडवाइस भी ले सकते हो अपने बैंक से। सिमिलरली अब बैंक के लिए, जो गवर्नमेंट है उसके लिए बैंक कौन सा होगा? आरबीआई। जैसे हम आम जनता के लिए कॉमर्शियल बैंक्स हमारे बैंक्स हैं, सिमिलरली गवर्नमेंट के लिए बैंक कौन सा होगा? आरबीआई। सो आरबीआई विल वर्क एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो भी डिपॉजिट्स आते हैं वो सारे के सारे आरबीआई में ही तो डिपॉजिट होते हैं। गवर्नमेंट का जो भी अकाउंट है वो आरबीआई ही मेंटेन करता है। हम आम जनता जब टैक्स भरती है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स जब हम देते हैं तो वो गवर्नमेंट के खजाने में जाता है, लेकिन वो गवर्नमेंट का खजाना मेंटेन कौन करता है? गवर्नमेंट का अकाउंट मेंटेन कौन करता है? आरबीआई। सो आरबीआई इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करता है, वो उनका अकाउंट मेंटेन करता है। अगर गवर्नमेंट को उधार की जरूरत पड़ती है तो वो उधार भी अरेंज करके देता है। सो इसका मतलब आरबीआई गवर्नमेंट के लिए बैंक है। सेकंड, जैसे हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हमारे लिए काम करते हैं, हम हमारे कॉमर्शियल बैंक्स को कहते हैं मेरे मोबाइल का बिल पे कर देना, मेरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर देना, मेरी स्कूल फी पे कर देना, तो बैंक आपके कहने पर कर देता है, यानी कॉमर्शियल बैंक्स आपके लिए एजेंट है ना। सिमिलरली जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के लिए एजेंट है। गवर्नमेंट अगर कहती है कि भाई मेरे को अपनी सिक्योरिटीज बेचनी है तो वो बेच देता है। अगर गवर्नमेंट कहती है मेरे को अपनी सिक्योरिटीज परचेज करनी है तो आरबीआई गवर्नमेंट के कहने पर सिक्योरिटीज परचेज भी कर लेता है। सो इसका मतलब आरबीआई गवर्नमेंट के लिए एजेंट भी है, बैंकर तो है ही है, एजेंट भी है। इसके साथ साथ अगर हमें कोई एडवाइस चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, तो हम हमारे बैंक के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और वो हमें एडवाइस दे सकता है कि आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करो, यहाँ पर आपको इतना रिटर्न मिलेगा। सिमिलरली अगर हमारी गवर्नमेंट को कोई एडवाइस चाहिए तो वो आरबीआई को कंसल्ट करती है, आरबीआई गवर्नमेंट को एडवाइस देती है, यानी आरबीआई विल एक्ट एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। सो आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के लिए 3 तरह के रोल परफॉर्म करता है। आरबीआई गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट्स मेंटेन करता है, आरबीआई गवर्नमेंट के लिए एज एन एजेंट वर्क करता है, और आरबीआई गवर्नमेंट को डिफरेंट सिचुएशंस में फाइनेंशियल एडवाइस भी प्रोवाइड करता है। सो ऐसे ही थर्ड फंक्शन हमारे पास है बैंकर्स बैंक। अब जैसे कि आपको पता है कि हम आम जनता के लिए, जनरल पब्लिक के लिए हमारे कॉमर्शियल बैंक्स ही बैंक्स हैं। अगर हमें कोई भी उधार चाहिए होता है, जनरल पब्लिक को अगर कोई भी उधार चाहिए होता है तो हम हमारे कॉमर्शियल बैंक के साथ कांटेक्ट करते हैं। लेकिन भाई अगर कॉमर्शियल बैंक को उधार की ज़रूरत पड़ती है तो वो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। जैसे हम लोग हमारा पैसा कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, ऐसे ही कॉमर्शियल बैंक के पास अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट होती है जो वो सेव करना चाहता है, डिपॉजिट करना चाहता है, तो वो आरबीआई के पास डिपॉजिट्स रखेगा। सो इन शॉर्ट, जैसे हमारे लिए कॉमर्शियल बैंक्स हमारे बैंक हैं,
वैसे ही बैंकों का बैंक कौन है? कमर्शियल बैंक्स के लिए बैंक कौन है? आरबीआई। सो बैंकर्स बैंक, बैंकों का बाप आरबीआई है। हम ये कह सकते हैं कि भाई आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक है। सो क्योंकि आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, रिजर्व्स मेंटेन करता है, लोन भी देता है, पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई विल एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक। सो यहां पर आप देख सकते हो आरबीआई एक हेड इंस्टीट्यूट है जो कि बैंकिंग सिस्टम के ऑपरेशंस को रेगुलेट करता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो फंक्शन एज बैंकर्स बैंक। जब ये बैंकर्स बैंक होता है तो आरबीआई क्या क्या करता है? सेंट्रल बैंक बैंकों की वर्किंग को ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, बैंक्स के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, रिजर्व्स को मेंटेन करता है, और आरबीआई जरूरत पड़ने पर बैंकों को उधार भी देता है। कई बार कमर्शियल बैंक्स को भी उधार की जरूरत पड़ती है। हमें उधार चाहिए तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, जैसे आईसीआईसीआई के पास। अगर आरबीआई को उधार चाहिए, अगर आईसीआईसीआई को उधार चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाएगा। अब अगर आरबीआई को भी उधार चाहिए तो वो वर्ल्ड बैंक के पास, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जा सकता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ऐसे ही फोर्थ फंक्शन हमारे पास है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब होता है आखिरी रास्ता। एक कॉमर्शियल बैंक को अगर उधार की जरूरत पड़ती है और उसको कहीं से उधार नहीं मिलता तो आखिरी समय में वो किससे उधार ले सकता है? आरबीआई से, क्योंकि आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक है। मान लो यस बैंक को जरूरत पड़ती है उधार की, इसने आईसीआई से उधार मांगा, पीएनबी से उधार मांगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी उधार मांगा, लेकिन इसको कहीं से मदद नहीं मिली। इन दैट सिचुएशन आरबीआई इसकी मदद जरूर करेगा। आरबीआई इसकी मदद करने से मना नहीं करेगा, क्योंकि आरबीआई जो है वो बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है। सो सेंट्रल बैंक का एक और फंक्शन है कि वो एज अ लास्ट रिजोर्ट, आखिरी रास्ते के नाम पर बैंकों की मदद करता है। और वो मदद क्यों करता है? वो मदद इसलिए करता है क्योंकि आरबीआई को पता है कि अगर मैंने मदद नहीं की तो जनरल पब्लिक का बैंकों से भरोसा उठ जाएगा, और अगर एक बार बैंकों से भरोसा उठ गया तो कोई भी बंदा अपनी डिपॉजिट्स लेकर नहीं आएगा, और अगर बैंकों में डिपॉजिट्स आने बंद हो गए तो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन जो है वो खत्म हो जाएगी, फाइनेंशियल सिस्टम खत्म हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम बंद हो जाएगा। सो अगर जरूरत पड़ती है तो आरबीआई बैंकों की मदद करता है। सो इन शॉर्ट लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब होता है आखिरी अरेंजमेंट करना कमर्शियल बैंक्स की जरूरत को पूरा करने के लिए। सेंट्रल बैंक जो है वो एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को। इसका मतलब अगर कमर्शियल बैंक को जरूरत पड़ती है और वो अरेंज नहीं कर पाता पैसा कहीं से भी, इन दैट सिचुएशन सेंट्रल बैंक उसकी मदद जरूर करेगा। सो ऐसे ही नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। कस्टोडियन का मतलब होता है किसी चीज को अपनी कस्टडी में रखना, अपने पास रखना, और फॉरेन रिजर्व का यहां पर मतलब है फॉरेन करेंसी। सो आरबीआई का एक और फंक्शन है, और वो क्या है? आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसीज को अपनी कस्टडी में रखता है, जरूरत पड़ने पर उसको मार्केट में इशू करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मान लो आपने कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है, आपने कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है अमेरिका को, तो अमेरिका के जिस बंदे ने वो प्रोडक्ट परचेज किया है बदले में वो आपको डॉलर्स भेजेगा। ये डॉलर्स आपके काम के तो नहीं है, क्योंकि इंडिया में डॉलर्स चलते नहीं है। सो इन डॉलर्स को आरबीआई अपने पास रखेगा, और बदले में जो रुपीस बनते होंगे कन्वर्जन रूल के अकॉर्डिंग वो आपको दे दिए जाएंगे। सो इसका मतलब जब फॉरेन की ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती हैं, इसके बीच में आरबीआई एक इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, और वो फंक्शन क्या है? कस्टडी ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन करेंसी, यानी आरबीआई अपने पास इन डॉलर्स को मेंटेन करके रखता है।
और इन डॉलर्स को यूज कहां किया जाता है? फॉर इंपोर्ट पर्पसेस। मान लो आपने अमेरिका से कुछ इंपोर्ट करना है, तो आप तो अपनी तरफ से रुपीस दोगे पेमेंट करने के लिए। ये रुपीस अमेरिका को तो नहीं दिए जा सकते क्योंकि अमेरिका में रुपीस नहीं चलते हैं। आरबीआई इन रुपीस को अपने पास रखेगा और जो डॉलर्स रिजर्व में रखे गए थे वो अमेरिका के बंदे को दे दिए जाएंगे। सो इसका मतलब आरबीआई जो है वो फॉरेन ट्रांजैक्शंस को कन्वीनियंट करने के लिए, इजी बनाने के लिए फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करता है ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जैसी ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म किया जा सके, इंटरनेशनल मार्केट में पार्टिसिपेट किया जा सके। सो कस्टडी का मतलब होता है अपनी कस्टडी में रखना फॉरेन रिजर्व को, ताकि फॉरेन ट्रांजैक्शंस को इजीली डील किया जा सके। सो इसका मतलब सेंट्रल बैंक का एक और फंक्शन है और वो क्या है? सेंट्रल बैंक फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करता है, डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज को मेंटेन करता है ताकि फॉरेन ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म किया जा सके। ना वो सिर्फ फॉरेन ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करने के लिए करेंसी को मेंटेन करता है बल्कि मैनेज भी करता है करेंसी को। इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी के रेट को स्टेबलाइज करने के लिए वो डॉलर्स को इंक्रीज डिक्रीज करता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि डॉलर महंगा हो गया है। डॉलर महंगा क्यों होता है? क्योंकि जब डॉलर की डिमांड ज़्यादा होती है, जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उसका रेट महंगा हो जाता है, वो चीज़ महंगी हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में जो आरबीआई है वो डिमांड के अकॉर्डिंग डॉलर्स की सप्लाई को बढ़ा सकता है, मार्केट में डॉलर्स को इशू कर सकता है, जिसके कारण जो रेट है वो कम होने लग जाएगा। सो फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करना तो होता ही है आरबीआई का फंक्शन, इसके साथ साथ वो फॉरेन रेट को भी स्टेबलाइज करने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। अब जैसे कि आपको पता है कि हर कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के कहने पर लीगल रिजर्व रेशियो मेंटेन करनी पड़ती है। लीगल रिजर्व रेशियो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाकर समझ लीजिएगा। सो जैसे कि आपको पता है हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के कहने पर कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं। आरबीआई के पास कुछ पैसा रिजर्व में रखना ही पड़ता है। सो इसका मतलब आरबीआई जो है वो फॉरेन रिजर्व्स को तो मेंटेन करता ही है, इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक करेंसी है, जो डोमेस्टिक रिजर्व्स हैं, उनको भी वो अपनी कस्टडी में रखता है। सो सीआरआर में फर्स्ट हमारे पास आता है कैश रिजर्व रेशियो और दूसरा हमारे पास आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो बैंक्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बैंक्स में कितने डिपॉजिट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हर कमर्शियल बैंक को अपनी कैश डिपॉजिट्स का और टोटल डिपॉजिट्स का कुछ प्रतिशत आरबीआई को देना पड़ता है फ्यूचर सेफ्टी के लिए, फ्यूचर अनसर्टिनिटी के लिए, और कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है फ्यूचर अनसर्टिनिटीज को बियर करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में कब क्या प्रॉब्लम हो जाए नहीं पता। इसीलिए कमर्शियल बैंक को सारा का सारा पैसा लोन में नहीं देना पड़ता है, उसको कुछ ना कुछ पैसा अपने पास रिजर्व करके रखना ही पड़ता है। ये लीगल रिक्वायरमेंट है, कंपल्सरी है। सो ऐसे ही नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। मान लीजिए ये हमारे पास दो पर्सन्स हैं, इन दोनों ने कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जिसके कारण ए ने बी को पेमेंट करनी है। तो ए ने बी को पेमेंट करने के लिए चेक इशू कर दिया। ए का बैंक अकाउंट था पीएनबी में और बी का बैंक अकाउंट है एसबीआई में। तो जब ए ने बी को चेक दिया होगा तो वो पीएनबी का चेक ही दिया होगा ना। अब ए जो है उसने तो चेक दे दिया, उसने तो पेमेंट कर दी। अब बी पीएनबी के चेक को लेकर अपने बैंक में गया एसबीआई में। चेक पीएनबी का एसबीआई में लेकर गया बी। अब एसबीआई वाले क्या ये कहेंगे कि भाई पीएनबी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, पीएनबी का चेक हम क्लियर नहीं कर सकते, अगर आपको अपनी पेमेंट चाहिए तो एसबी का अकाउंट या फिर एसबीआई का चेक लेकर आओ। एसबीआई ऐसा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि इन चेक्स को क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास एक सिंगल अथॉरिटी है, वो है आरबीआई।
अब आपको तो पता है आरबीआई के पास हर बैंक का अकाउंट होता है। आरबीआई के पास पीएनबी का अकाउंट भी है और एसबीआई का अकाउंट भी है। सो एसबीआई क्या करेगा, एसबीआई बी के पास जो पीएनबी का चेक है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। पीएनबी के चेक का नंबर वो आरबीआई को सेंड करेगा इलेक्ट्रॉनिक वे के थ्रू। आरबीआई इस चेक नंबर के अकॉर्डिंग जितनी अमाउंट है वो पीएनबी के अकाउंट से डिडक्ट करके एसबीआई के अकाउंट में ऐड कर देगी। फिर एसबीआई उस अकाउंट को अपने कस्टमर के अकाउंट में ऐड कर देगा। सो इस तरह जो आरबीआई है वो क्लियरिंग हाउस का फंक्शन परफॉर्म करता है। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ने बी को पेमेंट करनी थी, ए का अकाउंट पीएनबी में था, बी का अकाउंट एसबीआई में था। ए ने बी को पीएनबी का चेक दे दिया, बी पीएनबी के चेक को लेकर अपने अकाउंट में गया एसबीआई में। एसबीआई ने उस चेक को एक्सेप्ट कर लिया और उस चेक को इलेक्ट्रॉनिक वे से आरबीआई को भेज दिया। आरबीआई ने पीएनबी के अकाउंट से पैसा डिडक्ट किया, यहां से पैसा डिडक्ट हो गया और एसबीआई को वो पैसा मिल गया। सो एसबीआई ने वो पैसा फिर अपने कस्टमर के अकाउंट में डाल दिया। यानी आरबीआई जो है वो क्लियरिंग हाउस का फंक्शन परफॉर्म करता है। इन दोनों बैंक्स का अपने आप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आरबीआई तो हर अकाउंट को मेंटेन करता है, इसलिए ये चेक्स को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। सो सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस विच हेल्प्स इन क्लियरेंस ऑफ चेक्स withdrawn by banks on each other. It avoids transfer of cash between the banks and reduce their requirements of cash reserve. So ये क्या करता है आरबीआई, पीएनबी के अकाउंट से पैसा डिडक्ट करके एसबीआई में डाल देता है, जिसके कारण पीएनबी और एसबीआई का डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनता है। दोनों बैंक्स के बीच में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कोई नहीं होती है, बैक एंड पे इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होती है जो आरबीआई ही परफॉर्म करवाता है। ऐसे ही लास्ट फंक्शन हमारे पास है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अब आपको पता होना चाहिए जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो मार्केट में क्रेडिट क्रिएट करते हैं, लोन फैसिलिटी दे देकर, उधार दे देकर मार्केट में क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ाते हैं, मार्केट में मनी की सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए मार्केट में मनी की सप्लाई एक लिमिट तक होनी चाहिए। अगर एक इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ती जाएगी, क्रेडिट क्रिएट होता जाएगा, तो उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी आ सकती है, महंगाई भी आ सकती है। सो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करने का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। आरबीआई के पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशो, स्ट्रेचुटरी लिक्विडिटी रेशोज, बहुत सारे ऐसे टूल्स और टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से आरबीआई मार्केट में क्रेडिट कंट्रोल को कर सकता है, क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है, रोक सकता है, जिसके कारण मार्केट में मनी की सप्लाई कम की जा सकती है। तो इसका मतलब आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इन्हीं के ऊपर बेस्ड हम एमसीक्यूज, असर्टेन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस अटेंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है ना, और शेयर तो आप कर ही दोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, नहीं किया है तो कर दीजिए। सो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके क्वेश्चंस। वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चंस के आंसर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन हम वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए क्वेश्चन को रीड करके तुरंत इसका आंसर बता देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच फंक्शन लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन द नोट सर्कुलेशन? इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, बैंक ऑफ इशू, क्योंकि आरबीआई जो है वो बैंक ऑफ इशू है, करेंसी नोट्स इशू करता है, इसीलिए करेंसी सर्कुलेशन में यूनिफॉर्मिटी आती है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन इंडिया, विच फंक्शन इज हाईलाइटेड हियर? आरबीआई के पास एक सिंगल अथॉरिटी है कि वही इशू कर सकता है करेंसी को, तो इसका मतलब वो बैंक ऑफ इशू है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ बैंक ऑफ इशू? अगर आरबीआई बैंक ऑफ इशू है तो उसका बेनिफिट क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस,
क्योंकि अगर आरबीआई के द्वारा करेंसी इशू की जाती है तो इससे नोट सर्कुलेशन में यूनिफॉर्मिटी आती है, पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ता है और एक्सटर्नल और इंटरनल वैल्यूज में स्टेबिलिटी भी आती है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, बाय कैरिंग आउट ऑल द बैंकिंग एक्टिविटीज सेंट्रल बैंक एक्ट एज। बैंकिंग एक्टिविटीज कैरी करते हुए वो गवर्नमेंट के लिए क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बैंकर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, बाय मैनेजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक डेट सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ। जब आरबीआई पब्लिक डेट्स बोरोविंग्स मैनेज करता है तो वो सेंट्रल बैंक क्या है गवर्नमेंट के लिए? एजेंट। इसका आंसर है ऑप्शन बी, एजेंट। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है, बाय एडवाइसिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, फाइनेंशियल एडवाइजर। जब वो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है डिफरेंट सिचुएशंस के रिगार्डिंग तो वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर ही तो है। सेवेंथ क्वेश्चन हमारे पास है, बीइंग द अपेक्स बैंक द सेंट्रल बैंक मेंटेन्स द सेम रिलेशन विद द कमर्शियल बैंक एज द लेटर मेंटेन्स विद द पब्लिक, विच फंक्शन इज बीइंग हाईलाइटेड हियर। एक हेड इंस्टीट्यूट होने के नाते जो सेंट्रल बैंक है वो सेम रिलेशन मेंटेन करता है कमर्शियल बैंक्स के साथ, जैसा कमर्शियल बैंक्स आम जनता के साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं। सो आपको पता है आम जनता के लिए कमर्शियल बैंक्स होते हैं, तो कमर्शियल बैंक्स के लिए बैंक्स कौन होते हैं? आरबीआई। सो आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। एट्थ क्वेश्चन हमारे पास है, सेंट्रल बैंक मेंटेन्स द रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सो दैट व्हेन प्राइस राइजेस the central bank can give the reserves to public, which function is highlighted here। सेंट्रल बैंक जो है वो फॉरेन करेंसीज के रिजर्व्स को मेंटेन करता है ताकि जरूरत पड़ने पर मार्केट में फॉरेन करेंसी पब्लिक को सप्लाई की जा सके। सो इसका आंसर ऑप्शन होना चाहिए बी, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास है, कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप एन अमाउंट विद सेंट्रल बैंक कॉल्ड सीआरआर, विच फंक्शन इज हाईलाइटेड हियर। हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के कहने पर कुछ रिजर्व आरबीआई के साथ मेंटेन करना पड़ता है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। अब हम बात करेंगे असर्टेन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन की, जिसमें से हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बाकी के 3 क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और अगर आपका वो आंसर सही होगा तो हमारी तरफ से आपको हार्ट जो है वो दिया जाएगा, लाइक भी दिया जाएगा आपके कमेंट को। सो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, असर्टेन गिवन है मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। रीजन गिवन है मनी सप्लाई इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले तो आपको असर्टेन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन ए, असर्टेन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन बी, असर्टेन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है। ऑप्शन सी, असर्टेन ट्रू है लेकिन रीजन गलत है। और ऑप्शन डी, असर्टेन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो सिंपल है, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल ट्रू है, लेकिन मनी सप्लाई इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये फॉल्स है। क्योंकि मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है तो हम इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉर्ड करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो फ्लो होता है। सो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी गलत है, रीजन फॉल्स है। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, मनी सप्लाई इज अ फ्लो वेरिएबल, जो कि ऑब्वियसली गलत है, फॉल्स है। क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, वो फ्लो वेरिएबल नहीं हो सकता। Money supply is a stock concept of money in circulation among the public at a particular point of time। ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो अगर आपका असर्टेन फॉल्स है तो आपको रीजन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका ऑप्शन डी ही होगा करेक्ट आंसर। सो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जिसमें असर्टेन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, करेंसी हेल्ड विद द गवर्नमेंट एंड बैंक इज नॉट इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई। तो ये बिल्कुल ट्रू है। जो पैसा गवर्नमेंट के पास होता है और जो बैंकिंग सिस्टम के अंडर होता है वो मनी सप्लाई में काउंट नहीं किया जाता। रीजन, करेंसी कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ डेट्स और अदर ऑब्लिगेशंस। जितनी भी करेंसी है
हम उसको यूज कर सकते हैं अपनी डेट्स को पे करने के लिए, अपने ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए। तो ये भी सही है, हम करेंसी को यूज कर सकते हैं अपनी पेमेंट्स करने के लिए। लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, दोनों के बीच में एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो अगर असर्टेन भी ट्रू हो, रीजन भी ट्रू हो, लेकिन दोनों में एक्सप्लेनेशन ना हो, तो आपको ऑप्शन बी सिलेक्ट करना पड़ता है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन कैसे नहीं है? सिंपल, करेंसी जो गवर्नमेंट के पास होती है, जो बैंक के पास होती है, उसको मनी सप्लाई में काउंट नहीं करते। हम इसलिए काउंट नहीं करते क्योंकि गवर्नमेंट और बैंकर्स ये सप्लायर है मनी के सप्लायर के पास जो मनी स्टॉक में पड़ी होगी, हम उसको थोड़ी काउंट करेंगे। तो इसका रीजन ये होना चाहिए था, लेकिन यहां पर रीजन कुछ और लिख रखा है। इसका मतलब असर्टेन का करेक्ट रीजन हमें नहीं गिवन, इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं बनती। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं बनती। सो ऐसे ही 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं जो आपको एज अ होमवर्क अटेम्प्ट करने हैं। इनके आंसर्स आपको कमेंट करके बताने हैं, और अगर आपके आंसर सही होंगे तो आपको हम लाइक देंगे कमेंट में और हार्ट भी देंगे। सो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें, और हमारे सारे वीडियोस को लाइक भी कर दीजिएगा।